नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बाबा नागार्जुन की एक कविता याद आ रही है। ये कविता उन्होंने 1961 में तब लिखी थी जब ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की भारत यात्रा हो रही थी। और आप जानते हैं 1961 का मतलब ये है कि आज़ादी और विभाजन की जो विभीषिका एक साथ हुई थी 1947 में, उसके ठीक 14 वर्ष बाद एलिजाबेथ द्वितीय जब नई दिल्ली के दौरे पर थी, तो बाबा नागार्जुन ने जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ ही इस कविता में एक तरीके से विरोध का, विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। इसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने क्या लिखा था इस पर। उन्होंने लिखा था कि आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की, रफू करेंगे फटे पुराने जाल की, यही हुई है राय जवाहरलाल की। आओ रानी हम ढोएंगे पालकी। आगे वो लिखते हैं कि आओ शाही बैंड बजाएं, आओ बंदनवार सजाएं, खुशियों में डूबे उतराएं, आओ तुमको सैर कराएं, उत्तक मंड की शिमला नैनीताल की, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी। तुम मुस्कान लुटाती जाओ, तुम वरदान लुटाती जाओ, आओ जी चांदी के पथ पर, नजर बिछी है एक एक दिव्य पाल की, छटा दिखाओ गति की लय की ताल की, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी। सैनिक तुम्हें सलामी देंगे, लोग बाग बली बली जाएंगे, द्रग द्रग में खुशियां छलकेंगी, ओसों में दूबें झलकेंगी, प्रणति मिलेगी नए राष्ट्र के भाल की, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी। लंबी है कविता, जिसमें आगे ये है कि बेबस बेसुध सूखे रूखड़े, हम ठहरे तिनके के टुकड़े, दहनी हो तुम भारी भरकम डाल की, टहनी हो तुम भारी भरकम डाल की, खोज खबर तो लो अपने भक्तों के खास महाल की, लो कपूर की लपट आरती लो सोने की थाल की, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की। ये कविता मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि इस देश ने अंग्रेजों के समय भी गुलामी का दंश झेला, मुगलों के समय भी झेला, और विभाजन की कीमत पर जो आज़ादी मिली थी 1947 में, उसके बाद भी बहुत सारे परिवारों की गुलामी का दंश ये भारत और भारत की जनता झेलती आ रही है। आज जब मैं ये बात कर रहा हूं आपसे, तो पार्लियामेंट में आपको इस गांधी नेहरू परिवार का एक और चेहरा, यानी तीसरा चेहरा पार्लियामेंट के भीतर बैठा हुआ दिखाई देगा, और वो हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। सोनिया गांधी के आंखों के दो तारे, यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, दोनों ही लोकसभा के सदन में आपको अगल बगल बैठे दिखाई देंगे। राहुल गांधी तो 2004 में पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए थे अमेठी से, तो उनका तो अब संसदीय जो जीवन है, अनुभव तो मैं नहीं कहूँगा, जो संसदीय जीवन है वो 20 साल का हो चुका है। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार संसद में एक सांसद के तौर पर, संसद सदस्य के तौर पर कदम रखने जा रही हैं। वायनाड से चुनी गई हैं। उनके भाई चुने गए थे 2024 में वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों से।
एक सीट खाली करनी थी तो वायनाड की सीट खाली की। किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता को भी वहां से टिकट दिया जा सकता था, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा को तो ये शिकवा शिकायत है कि वो पिछले 30-35 वर्षों से सक्रिय राजनीति में है। यानी अपनी माताजी का प्रचार करती थी, अपने भाई का प्रचार करती थी, दूसरे लोगों के लिए भी प्रचार करती थी और कभी खुद चुनाव नहीं लड़ा। अब जाकर के इतनी उम्र में उनको पार्लियामेंट का मुंह देखने का मौका मिला एक सांसद के तौर पर। लेकिन कई सवाल खड़े होते हैं सर। जो कभी नहीं हुआ वो सोनिया गांधी ने कर दिया। सोनिया गांधी वैसे तो इंदिरा गांधी की बहू थी, तो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री आवास में ही रहती थी अपने पति राजीव गांधी के साथ और दोनों बच्चों प्रियंका और राहुल के साथ। उस समय शुरू शुरू में तो मेनका गांधी और संजय गांधी भी रहते थे, साथ ही रहते थे। 80 में संजय गांधी की एक विमान हादसे में मृत्यु हो गई और उसके बाद रात के अंधेरे में मेनका गांधी प्रधानमंत्री आवास से निकली, कहीं दूसरे ठिकाने के लिए, अलग रहने के लिए अभिशप्त कर दी गई और सोनिया गांधी इंदिरा गांधी की प्रिय बहू बन गई। 1984 में इंदिरा गांधी की उन्हीं के सुरक्षा कर्मियों ने हत्या कर दी थी, तो उनको घायल अवस्था में, बल्कि अंतिम सांस लेने की अवस्था में गाड़ी में डाल करके सोनिया गांधी ही लेकर के गई थी। उनके पति और इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी उस समय पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे, वो भी दिल्ली लौटे, एम्स पहुंचे। उस समय सोनिया गांधी इसके लिए भी तैयार नहीं थी कि राजीव गांधी राजनीति में आए। प्रधानमंत्री तो बनने की बात ही अलग है। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति हुआ करते थे और शाम होते होते राजीव गांधी को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। वैसे इस परिवार में और कांग्रेस में यह कोई नई बात नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू अपने रहते हुए जिस तरीके से इंदिरा गांधी को अपने साथ रखने लगे थे, आगे बढ़ा रहे थे, और उनके नहीं रहने के बाद जिस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री को लाया गया, फिर उनकी भी अल्प समय में संदिग्ध मौत हुई और फिर इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी अपने जीते जी संजय गांधी को आगे ले आई थी और जब संजय गांधी की दुखद मृत्यु हुई तो उसके बाद राजीव गांधी को ले आई। यानी कांग्रेस के किसी और योग्य कांग्रेसी नेता को उन्होंने आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा। तो जो क्रम जवाहरलाल नेहरू के समय से चला रहा था वो इंदिरा गांधी ने भी आगे बढ़ाया और फिर सोनिया गांधी और राजीव गांधी का जो एरा रहा 1984 से लेकर के 1989 तक, और फिर जब इनकी सरकार चली गई तो 1990-91 में 1991 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, पहले वीपी सिंह की सरकार गिरी, फिर चंद्रशेखर की गिरी और चंद्रशेखर की तो कांग्रेस की मेहरबानी से गिरी। उसके बाद चुनाव हुए तो एक दौर का मतदान हो चुका था। दूसरे दौर के मतदान के समय वो तमिलनाडु में थे चुनाव प्रचार के सिलसिले में और श्री पेरुम्बदूर में लिट्टे के आतंकवादियों ने उनकी भी जान ले ली। लेकिन कुछ समय तो सोनिया गांधी राजनीति से दूर रही, 6-7 साल। 1998 में ये सक्रिय राजनीति में एक धमाके के साथ आई, पार्टी की सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके। और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि सोनिया गांधी लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस की
रही हैं, इतना कोई भी नहीं रहा। और ये भी आप जानते हैं, हम जानते हैं कि ये विदेशी मूल की हैं। विदेशी मूल का कोई व्यक्ति कांग्रेस का इतने लंबे समय तक अध्यक्ष रहा हो और बाद में अंतरिम अध्यक्ष रहा हो, और बीच में अगर हटी भी थी तो राहुल गांधी के लिए, और फिर आई तो राहुल गांधी के कारण ही आई। अब बहुत सारे लोग सवाल खड़े करेंगे कि साहब इसमें क्या गलत है, अगर एक परिवार से तीन तीन लोग पार्लियामेंट में हैं, कुछ गलत नहीं है। कुछ साल बाद प्रियंका गांधी वाड्रा का बेटा रेहान राजीव गांधी भी पार्लियामेंट में आने के लायक हो जाएगा, तो वो भी रहे तो और भी अच्छी बात है। एक एक परिवार के अगर तीन तीन चार चार लोग पार्लियामेंट में रहे तो इससे सुखद स्थिति क्या होगी उस परिवार के लिए। लेकिन क्या पार्टी के लिए भी सुखद स्थिति है? क्या देश के लिए भी है? और ये जो कुछ खानदान इस देश में अब ऐसे हो गए हैं जो कुर्सी, जो पावर और जो वर्चस्व छोड़ने को तैयार ही नहीं है, इसके बावजूद कि ना उनको राजनीतिक समझ है, ना इस देश की जनता की समझ है। गरीबी का नारा तो बहुत दिया है, 1970-71 में तो इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा, और अब 2024 है, अभी तक तो ये कांग्रेस पार्टी गरीबी हटा नहीं पाई। अब नरेंद्र मोदी पर हमलावर रहती है, जैसे 2014 के बाद ही इस देश में गरीबी पैदा हुई हो और 2014 के बाद ही रोजगार का संकट हुआ हो, 2014 के बाद ही महंगाई बढ़ी हो। सारे काम 2014 के बाद ही हुए हैं। जब 1947 में आज़ादी के बाद देश की बागडोर जवाहरलाल नेहरू ने संभाली थी, तब से लेकर के, और इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने तो सबको रोजगार दे रखे थे, बड़ी खुशहाली थी, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी। ये सारी दिक्कतें जो अब उनको दिखाई देती हैं, ये नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पैदा हुई हैं। तो इस परिवार के 3 सदस्य, सोनिया गांधी राज्यसभा में बैठी दिखाई देंगी, और राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा में आपको अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए दिखाई देंगे। इसी तरीके से अलग अलग खानदानों के बहुत सारे चश्मो चिराग आपको अलग अलग सदनों में और राज्य विधानमंडलों में और अलग अलग सरकारों में, कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री दिखाई देता है। उन पार्टियों का क्या हालत, क्या हश्र होता है, ये अभी ताजा ताजा हमने महाराष्ट्र में देखा है। उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री बने तो अपने बेटे आदित्य ठाकरे को भी कैबिनेट मंत्री बना लिया। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे और अपने बेटे को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बना लिया, सुखबीर बादल को। अभी अधिक समय नहीं हुआ है, तमिलनाडु में भी यही काम हुआ है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं और उनके बेटे उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। अलग अलग राज्यों में ये जो खानदान शाही चल रही है, इसने उनके अपनी पार्टियों का भी, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी, पदाधिकारियों का भी बड़ा बंटाधार किया है। और देश की, समाज की जो भी समस्याएं हैं, उनको लेकर के ये लोग कितने गंभीर हैं, ये भी हम और आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। लेकिन बाबा नागार्जुन ने तो जब एलिजाबेथ द्वितीय आई थी आज़ादी और विभाजन के 14वें साल में, तब जवाहरलाल नेहरू पर व्यंग किया था। आज जवाहरलाल नेहरू तो नहीं है, इंदिरा गांधी भी नहीं है, राजीव गांधी भी नहीं है, संजय भी नहीं है, पर सोनिया गांधी हैं। और सोनिया गांधी ने
वो पालकी भले ही शाही खानदान की ना हो, पर ये खानदान भी शाही खानदान से कम नहीं है और इसी नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके बारे में टीका टिप्पणी भी करते हैं। आप जरा दृश्य के बारे में सोचिए, किस तरह का दृश्य अब पार्लियामेंट का बनेगा और संदेश क्या जाएगा लोगों के बीच में। बात ये आम आदमी की करते हैं, गरीबी की करते हैं, बेरोजगारी की करते हैं, लोगों की बदहाली की करते हैं, गरीबी की करते हैं, महंगाई की करते हैं, लेकिन सब कुछ इन्हें ही चाहिए। पार्टी में जो बाकी कार्यकर्ता हैं, पार्टी वैसे बची कितनी है? 3 स्टेट में इस समय है। चौथा स्टेट तमिलनाडु, जहाँ ये साझेदार हैं, सहयोगी हैं। 5वां स्टेट झारखंड, जहाँ अभी-अभी फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कंधे पर सवार होकर के ये फिर से सत्ता में आ रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।